नमस्कार। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत आज हम अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले पाठ के मुख्य अंश देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। इसके पश्चात विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप कैसे हैं इसको देखने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात जनसंख्या घनत्व, इसकी संकल्पना, इसे कैसे खोजा जाता है ये देखने का प्रयास करेंगे। बाद में हम देखेंगे कि बहुत सारे देश सघन बसे हुए हैं, जबकि बहुत सारे देश एकदम विरल जनसंख्या वाले हैं। तो इस प्रकार जनसंख्या वितरण जो हुआ है इसको कौन कौन से कारक ने प्रभावित किया है वो देखेंगे। बाद में जनसंख्या वृद्धि का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर जनसंख्या परिवर्तन इसी क्षेत्र में क्यों होता है, इसके कौन कौन से घटक है वो देखेंगे। प्रवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, प्रवास के बारे में समझेंगे। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां कैसी है वो समझेंगे। विश्व में जनसंख्या 2 गुनी जब हो गई तो कैसे हुई वो समझने का प्रयास करेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूपों के बारे में समझेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से प्रभाव होते हैं वो समझेंगे। उसके बाद जनांगी की जो संक्रमण का सिद्धांत है वो क्या है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। फिर अंत में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं वो समझेंगे। ये सारे पाठ के अंश को देखने के बाद अब हम इसे विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। पाठ के मुख्य अंशों को देखने के बाद आइए एक बार फिर से पाठ का शीर्षक देख लेते हैं। अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। कृपया नोंद करें, यह पाठ एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक 2019-20 के संस्करण पर आधारित है। भूगोल और मानचित्र अभिन्न है, इसीलिए जब भी भूगोल की पढ़ाई हो मानचित्र होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ विश्व का मानचित्र हमने रखा है, बार बार इसका हम संदर्भ लेते रहेंगे और संकल्पनाएं समझने का प्रयास करेंगे। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन है जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है, इसीलिए इसे मानव संसाधन भी हम कहते हैं। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष है, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे, क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गांवों में, क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं तथा वे क्या काम करते हैं। यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। 21वीं सदी के प्रारंभ में
विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। यहां हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की भी चर्चा करेंगे। आपने देखा कि कुछ लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं, कोई अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं? आइए इसका उत्तर जानते हैं। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व के जनसंख्या वितरण के प्रारूप के संबंध में भी यह सत्य है। यहां पर एशिया का राजनीतिक मानचित्र आप देख रहे हैं। इसके देशों की अवस्थिति को आप देखिए, समझिए कौन कौन से देश सघन बसे हुए हैं। विश्व के 2 सघन बसे हुए देश एशिया में आए हैं। एक है चीन और दूसरा है भारत। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप की बात करें तो जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है इस बात से लगाया जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देशों में 6 देश एशिया महाखंड में अवस्थित है। एशिया के इन 6 देशों को आप पहचानिए। सबसे पहले तो 10 देशों की हम सूची देख लेते हैं। 10 देशों में चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको, जो कि अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले देश हैं। यहां एशिया का मानचित्र एक बार फिर से हम देखेंगे। सघन बसे हुए एशिया के देशों में चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका की अवस्थिति देखिए। उत्तरी अमेरिका महाखंड में वो भी एक सघन बसा हुआ देश, और उसी के दक्षिण में आया हुआ मैक्सिको भी एक सघन बसा हुआ देश है। और एक सघन बसा हुआ देश दक्षिण अमेरिका में ब्राजील। ये आप देखिए ब्राजील की अवस्थिति। अफ्रीका का एक देश था 10 सघन बसे हुए देशों में, ये अफ्रीका महाखंड का मानचित्र। यहां आप नाइजीरिया देखिए, नाइजीरिया की अवस्थिति। रशिया एक विस्तृत देश है जिसका आधा भाग यूरल पर्वत के पश्चिम वाला भाग यूरोप में है और पूर्व वाला भाग एशिया में है। वो भी एक सघन बसा हुआ देश है। यहां पर जो सघनता है वो कैसे प्राप्त की जाती है, तो जनसंख्या का घनत्व निकाला जाता है। जनसंख्या का घनत्व भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आधार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। यह अनुपात
जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। उदाहरण के लिए क प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1,50,000 है। जनसंख्या का घनत्व हम इस प्रकार निकालेंगे। जनसंख्या का घनत्व बराबर 1,50,000 बटा 100, उत्तर है 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व निकाला जाता है। यहाँ पर क प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इससे आप इस प्रदेश के बारे में क्या समझते हैं? सीधी सी बात है, यह प्रदेश अत्यधिक सघन बसा हुआ प्रदेश है। यहाँ पर नीचे दी गई जो तालिका है 2.1, उसको आप अवलोकित कीजिए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। सोचिए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। एशिया में प्रति वर्ग किलोमीटर 146 लोग रहते हैं, जबकि विश्व के कुल भूपृष्ठ का वो 59.5% भूमि भाग घेरे हुए हैं। उसी प्रकार आप अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन टापू, उत्तरी अमेरिका तथा ओशिनिया की परिस्थिति को भी देखिए। अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर फिर एक बार विश्व का मैप, अफ्रीका महाखंड, यूरोप महाखंड, एशिया महाखंड, ये जो प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ओशिनिया का प्रदेश, ये उत्तरी अमेरिका का प्रदेश, ये दक्षिणी अमेरिका का प्रदेश, यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड को आप देख सकते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में सबसे पहले जल की उपलब्धता। जैसे कि आप जानते हैं, जल ही जीवन है। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। यहाँ पर आप जल का महत्व देखिए, और जो भी पुरानी सभ्यता है जो नदी घाटियों में पनपी थी, उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, मोहेंजोदड़ो की सभ्यता, मेसो अमेरिका की सभ्यता और चीन में हवांगहो नदी की सभ्यता। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को प्राथमिकता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़कों के निर्माण, उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक है। इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। मानचित्र में ये जो हरा प्रदेश है वो गंगा का मैदान है, और ये जो क्षेत्र है वो हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है, जबकि यह पट्टा सघन बसा हुआ क्षेत्र है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक जलवायु। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु
मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिसमें अधिक मौसमी जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। यहां पर आप देखिए, यह गर्म जलवायु के प्रदेश है, यह ठंडी जलवायु का रेगिस्तान है। दोनों मरुस्थल है, एक गर्म मरुस्थल, एक ठंडा मरुस्थल। दोनों जगह पर चरम प्रकार की आबोहवा, विषम प्रकार की आबोहवा पाई जाती है। यह क्षेत्र है भूमध्य सागरीय प्रदेश, अफ्रीका महाखंड के उत्तर में और यूरोप महाखंड के दक्षिण में, और दोनों महाखंडों के बीच में यह भूमध्य महासागर आया है, जहां पर भूमध्य प्रकार की आबोहवा पाई जाती है, जो कि एक सुखद प्रकार की आबोहवा मानी जाती है। चौथा महत्वपूर्ण तत्व मृदाएं। उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहां कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम विभिन्न प्रकार की मृदाओं का अवलोकन करते हैं। यहां पर देखिए, विश्व का मानचित्र है, जिसमें अलग अलग प्रकार की मृदाएं दी गई है। उसी प्रकार यह भारत का मानचित्र है। सूची आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि भारत में कौन से क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। प्रश्न हमारा था कम उपजाऊ वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आप इसमें यह क्षेत्र आप देखिए, पश्चिमी राजस्थान का, जहां पर कम उपजाऊ वाला क्षेत्र है, कम जनसंख्या पाई जाती है। और ये लेटराइट क्षेत्र है, जहां पर लोगों का संकेंद्रण कम पाया जाता है, कृषि योग्य भूमि वहां पर कम है। दूसरा आर्थिक कारक महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जनसंख्या को वितरित करने में। उसमें सबसे पहला खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी, कॉपर बेल्ट इसका एक अच्छा उदाहरण है। विश्व के मानचित्र में अफ्रीका महाखंड की अवस्थिति को आप देखिए। अफ्रीका महाखंड में कटंगा, जाम्बिया की परिस्थिति देखिए, जहां पर तांबे की पेटी या कॉपर बेल्ट आया हुआ है और वहां पर लोगों का संकेंद्रण भी बढ़ा है। भारत के संदर्भ में बात करें तो यह मानचित्र भारत के खनिज के वितरण को प्रदर्शित करता है। खनिज वाले क्षेत्र, सघन बसे हुए क्षेत्र भी पाए गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारक नगरीकरण। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर आकर्षित करते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है। लोगों ग्राम से नगर की ओर जाते हैं और धीरे धीरे नगर का आकार भी बढ़ जाता है। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते रहते हैं। यह चित्र
नगर का है। आने वाली जनसंख्या को अपने में समेटने के लिए नगर और अधिक फलता फूलता जाता है और ये कंक्रीट के जंगल जैसा दिखता है। नगर की तरफ लोग अत्यंत आकर्षित करते हैं, नगर की तरफ लोग अत्यंत आकर्षित होते हैं, फिर भी नगरीय जीवन अत्यंत कष्टदायक क्यों होता है? आइए नगरीय जीवन के कुछ कष्टदायक पक्षों के बारे में सोचते हैं। नगर में झोपड़पट्टियां पाई जाती है, लोग माइग्रेशन करते हैं, प्रवास करते हैं, असाक्षरता देखी जाती है, अस्वास्थ्यप्रद परिस्थितियां पाई जाती है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं, बेरोजगारी देखी जाती है, गरीबी देखी जाती है, संक्रात्मक और संक्रात्मक नहीं है ऐसे रोग भी पाए जाते हैं, गुन्हे विविध प्रकार के देखे जाते हैं, सामाजिक परिस्थिति के ऊपर बोझा देखा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों में विभिन्न प्रकार के तनाव, जीवन शैली में परिवर्तन और अंत में मानसिक बीमारियां भी देखी जाती है। यह सारे नगरीकरण के जो पीड़ादायक पक्ष है, नगरीकरण क्यों कष्टदायक होता है, नगरीकरण में ये देखी जाने वाली आम समस्या है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक औद्योगिकीकरण। औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की अवस्थिति के कारण सघन बसा हुआ प्रदेश है। विश्व का मानचित्र, जापान की अवस्थिति यहां पर थोड़ा सा विस्तृत रूप देखिए। जापान के मानचित्र में कोबे ओसाका प्रदेश की अवस्थिति, यहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों ने लोगों को बसने के लिए आकर्षित किया है और ये सघन बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। क्या आप अपने प्रदेश के ऐसे कुछ उदाहरणों को सोच सकते हैं? यहां पर चित्र में ये वाराणसी का चित्र है जो कि धार्मिक कारणों से बसा हुआ है। ये बेलग्रेड का चित्र है, कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र। आपको ऐसे क्षेत्रों के बारे में पता लगाना है जिसमें सरकार की नीतियों के अंतर्गत लोगों को भीड़ भाड़ से हटाकर दूर क्षेत्रों में बसाया गया है और उसी प्रकार विरल क्षेत्र में बाहर से लोगों को बसने के लिए आकर्षित किया गया हो। तो ये थे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त
किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है, जिसे इस तरह से हम आलेखित कर सकते हैं। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या और भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। जनसंख्या वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम भारत की 2001 की जनसंख्या 102.70 करोड़ को भारत की 2011 की जनसंख्या 121.2 करोड़ में से घटाए, तब हमें जनसंख्या की वृद्धि अर्थात 18.15 करोड़ की वास्तविक संख्या का पता चलेगा। जनसंख्या की वृद्धि दर, यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म में से मृत्यु को घटाना, कुछ इस तरह से। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म में से मृत्यु को घटाना, फिर आप्रवास को जोड़ना और फिर उसमें से उत्प्रवास को घटाना, कुछ इस तरह से। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं। उसी प्रकार जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, यदि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवास। अशोधित जन्म दर CBR, CBR का यहां पर पूरा नाम है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट अर्थात अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है: अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुना 1000। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से ही नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर यानी CDR, क्रूड डेथ रेट, को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है: अशोधित मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष
विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुना 1000। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। प्रवास जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं, और जिस स्थान में आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी तो दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। यह गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर तथा नगर से गांव की ओर हो सकता है। क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों, एक आप्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकता है। आप्रवास में प्रवासी किसी नए स्थान पर जाते हैं। नए स्थान पर जाने वाला व्यक्ति आप्रवासी कहलाता है। उत्प्रवास जिसमें प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चला जाता है, जिसे उत्प्रवास कहते हैं। उत्प्रवास में ऐसे व्यक्ति को उत्प्रवासी कहा जाता है। उदाहरण के द्वारा समझे, यहां पर कनाडा और भारत के मध्य आप्रवास और उत्प्रवास की गतिविधि को समझते हैं। जैक्सन भारत के लिए आप्रवासी है, जबकि कनाडा के लिए वो उत्प्रवासी है। जैक्सन कनाडा छोड़ के भारत में आ जाता है। उसी प्रकार जसप्रीत भारत छोड़ के कनाडा चला जाता है। तो यहां पर जैक्सन भारत के लिए आप्रवासी है, जबकि कनाडा के लिए उत्प्रवासी है। उसी प्रकार जसप्रीत भारत के लिए उत्प्रवासी है, जबकि कनाडा के लिए वो आप्रवासी है। यहां पर कक्षा 8वीं की भूगोल का एक संदर्भ लिया गया है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ के जाते हैं, और आप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है, जबकि सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं? लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के दो समूह हैं। एक प्रतिकर्ष कारक, जिसमें बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां,
तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं और वहां से लोगों को दूर भेजते हैं, दूर जाने के लिए मजबूर करते हैं। इसे प्रतिकर्ष कारक अथवा पुश फैक्टर कहते हैं। अपकर्ष कारक काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। अपकर्ष कारक को पुल फैक्टर्स भी कहा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक हमने प्रतीकात्मक आकृति से यह बताने का प्रयास किया है कि अपकर्ष जनसंख्या को अपने तरफ खींचते हैं, लगाव का चिन्ह दिखाया गया है, जबकि प्रतिकर्ष कारक में प्रदेश से लोग चारों दिशा में जहां कहीं भी अवसर मिले चले जाते हैं। यहां कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स है जिसमें यह बताया गया है कि मुंबई में जितने भी आप्रवासी है उसमें 22% जो है वो बच्चों का है। नगर की ओर प्रवास पारंपरिक रूप से आयु तथा लिंग आधारित होता है, अर्थात कार्यशील आयु समूह के अधिक पुरुष नगरों की ओर पलायन करते हैं। क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं कि मुंबई की ओर प्रवास करने वाले व्यक्तियों में 22% बच्चे हैं, वो क्यों है? मुंबई का ये मैप है। आपको यह सोचना है कि मुंबई जैसे महानगरों की तरफ बच्चे क्यों अधिक आकर्षित होते हैं, या बच्चे मुंबई जैसे महानगर में क्यों आप्रवासी हो जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियां लगी है। आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। विगत कुछ 100 वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्यजनक दर से बढ़ी है। चित्र 2.2 जनसंख्या वृद्धि की कहानी बताता है। लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव व आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था, मोटे तौर पर 80 लाख। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र गति के लिए मंच तैयार किया। 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोट हुआ। अब तक प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रगति ने जन्मदर को बढ़ाने में सहायता की तथा त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान किया। चित्र 2.2 देखिए किस तरह से 1830 से लेकर 1930 तक 100 वर्षों में 1 अरब जनसंख्या हुई है। फिर बाद में 1 अरब जनसंख्या पृथ्वी के ऊपर बढ़ने में कितना समय कम लग रहा है वो आप ग्राफ में देख सकते हैं। बाजू में जो कर्व दिया है, जो वक्र दिया है, उसमें आप समझिए कि वर्तमान से 12000 वर्ष पूर्व कृषि का विकास और विस्तार धीरे धीरे हुआ, और आप आगे समय में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे देखेंगे कि जनसंख्या का जो ग्राफ है वो ऊंचा हो रहा है, और उसमें भी 1900 के बाद का जो समय है उसमें ग्राफ का जो कर्व है एकदम सीधा आप देख सकते हैं। वहीं सूचना और कंप्यूटर, बायोटेक्नोलॉजी, सफाई, चिकित्सा, परिवहन आदि फैक्टर्स के कारण जनसंख्या में वृद्धि पाई गई है। विश्व जनसंख्या वृद्धि किस तरह से बढ़ी है
इस संकल्पना को जनसंख्या विस्फोट भी कहा गया है। ओवर क्राउडेड अपनी पृथ्वी हो गई है, ओवर पॉपुलेशन हो गया है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की? मानवीय और प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप इंजन प्रस्तावित हो गया, जिसने पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई। इससे कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। महामारियों व अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दरों को तीव्रता से घटाने में योगदान दिया है। यहाँ पर आप देखिए, मानव और पशुओं के द्वारा माल सामान लिया जाता था, फिर भाप इंजन की खोज हुई, परिवहन और संचार तेज गति से हुआ। ये इसके दो प्रतीकात्मक यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, रेलगाड़ी और आगबोट का। मेडिकल फैसिलिटी आई, टीकाकरण की सुविधाएं आई। बहुत सारे बच्चे जन्म होते ही गुजर जाते थे, परंतु टीकाकरण से उनको उन रोगों के सामने लड़ने की क्षमता मिली है। विविध प्रकार की बीमारियां आप देख सकते हैं यहाँ पर। साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण ये संभव हुआ है और धीरे धीरे कृषि में भी विकास हुआ। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी और उद्योगों के विकास से रोजगारों के भी अवसर उत्पन्न हुए और इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि हुई। साथ में क्लीनिनेस के बारे में, स्वच्छता के बारे में लोगों में जागृति आई और जो जीवन की प्रत्याशा है, लाइफ लाइन जो है, वो बढ़ी और जनसंख्या में वृद्धि हुई। क्या आप जानते हैं विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ गई है। प्रतिवर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए आप चित्र 2.2 देखिए। विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गए, किंतु इसे 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। तालिका 2.2 को आप ध्यानपूर्वक देखें, जो यह दर्शाती है कि विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि तेजी से घट रही है। कम समय में ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है। विभिन्न प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के 2 गुना होने में अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती है। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है, जहां जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ऐसा क्यों? विकासशील देशों में जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? तालिका 2.2 को एक बार फिर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसके अनुसार एक जो प्रक्षेपित संख्या है कि 2025 ईस्वी में जनसंख्या 800 करोड़ जितनी हो जाएगी। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यदि जनसंख्या वृद्धि अधिक, वहीं आर्थिक विकास कम देखा जाता है। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर 1.4% निम्न प्रतीत होती है। तालिका 2.3 देखिए। वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होता है, तो वो 1.4% भी इस जनसंख्या में विशाल परिवर्तन लाएगा। यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे,
तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती ही रहती है। प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हुई हो सकती है। तालिका 2.3 जनसंख्या वृद्धि वर्ष 2010 से 2015 को दर्शाता है, जिसमें विश्व में और विश्व के बाकी महाखंडों में किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि हुई है, ये दर्शाया गया है। यहां पर कृपया आप ध्यान दें कि ये जो तालिका 2.2 जनसंख्या वृद्धि दर है, ये नए संस्करण में नहीं है, परंतु नई किताब में इससे संबंधित मानचित्र कुशलता के लिए प्रश्न दिए गए हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले देशों में लाइबेरिया 8.2, सोमालिया 4.2, यमन 3.7, सऊदी अरबिया 3.4, ओमान 3.3। वहीं दूसरे कॉलम में, दूसरे स्तंभ में निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले देशों में लेटविया -1.5, एस्टोनिया -1.2, रूस, यूक्रेन, अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया -0.6 इनका जनसंख्या वृद्धि दर है। स्लोवानिया, चेक गणराज्य, जर्मनी, पोर्टुगल, स्पेन, इटली -0.1 और डेनमार्क का जनसंख्या वृद्धि दर 0 है। ये इसलिए यहाँ पर चर्चा की गई क्योंकि मानचित्र कुशलता के आधार पर यदि परीक्षा में यह प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि यूरोप और एशिया के ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश को दर्शाइए, तो आप इससे सहायता ले सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है। फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। इनमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। यह इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे, अब उस जनसंख्या के पोषण करने में सक्षम नहीं रहे। एड्स, HIV, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस जैसी घातक बीमारियों ने अफ्रीका स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल CIS के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है और औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी है। इससे जनसंख्या में वृद्धि धीमी हुई है। जनसंख्या में परिवर्तन का प्रभाव एक बार फिर से समझते हैं। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे याद रखने: संसाधनों का ह्रास, साथ में जनसंख्या का भी ह्रास, और HIV एड्स अफ्रीका, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS तथा एशिया में जो फैला है, इसकी वजह से जनसंख्या में जो वृद्धि है वो कम देखी गई है, जनसंख्या में कमी दिखती है। जनसंख्या वृद्धि दर। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने में 318 वर्ष लगेंगे, जबकि कुछ देशों में अभी भी दोगुनी होने के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है,
तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। यह परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीकी चक्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ आप देखिए, ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित प्रजा धीरे धीरे नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनती है और फिर वहाँ पर निम्न जन्म एवं निम्न मृत्यु दर देखने को मिलता है। इससे पहले ग्रामीण खेतीहर अशिक्षित अवस्था में उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर देखा जाता है। जनांकीय संक्रमण अथवा जनसांख्यिकीय संक्रमण एक जनसंख्या सिद्धांत है जो जनसांख्यिकी इतिहास के आंकड़ों और सांख्यिकी पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक W.M. थॉमसन थे। 1929 में उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। बाद के वर्षों में फ्रैंक W. नोएस्टीन 1945 में उन्होंने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में प्रजनन और मृत्यु दर की प्रवृत्ति के अनुभवों के आधार पर यह सिद्धांत दिया। यह तस्वीर फ्रैंक वेलेस नोएस्टीन की है। जन्म अगस्त 16, 1902, मृत्यु फरवरी 19, 1983 है। अमेरिका के महान जनसंख्या अध्ययनकर्ता थे, डेमोग्राफर। उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है, आप देखिए। जब कभी भी आपको पूछा जाता है कि जनांकीय संक्रमण किसने दिया, तो प्रतिपादित किया है W.M. थॉमसन ने, परंतु इसे और अधिक प्रचलित किया है फ्रैंक W. नोएस्टीन ने। चित्र 2.3 जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था वाले मॉडल को व्याख्यायित करता है, जिसमें आप देखिए अवस्था 1 दी गई है। हाल की परिस्थिति में देखें तो जिसमें बांग्लादेश के लोग या वर्षावनों के आदिवासियों को दिखाया गया है। धीरे 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 उनमें साक्षरता आती है, खेती से वो उद्योगों की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें अवस्था 2 देखिए, तो अवस्था 2 में अभी कौन कौन से देश हैं, जिसमें पेरू, श्रीलंका, केन्या आदि का उदाहरण हम ले सकते हैं। फिर अवस्था 3 देखिए, जिसमें निम्न उतार चढ़ाव वाले हैं, जिसमें कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों को आप देख सकते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि खेतीहर, ग्रामीण और असाक्षर या अल्प शिक्षित जनसंख्या में जन्म दर अधिक होता है, सामने मृत्यु दर भी अधिक होता है। और धीरे धीरे फिर यह जनसंख्या यदि नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित अवस्था में आती है तो उनके जो जन्म दर है वो भी निम्न हो जाते हैं और मृत्यु दर भी निम्न हो जाते हैं। इसे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। फिर से इसको अच्छे से समझते हैं ताकि आपको ये दृढ़ हो जाए। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यु का दर होता है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं, उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्थाओं में थे। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु ये समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वस्थता में सुधार के साथ मृत्यता में कमी आ जाती है, मृत्यु दर कम हो जाता है। इस अंतर के कारण
जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। तीसरी व अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों अधिक घट जाते हैं। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विस्तार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनांगीकी संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। प्रचार, गर्भनिरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत, जो कि 1798 में दिया गया था, लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। यह है थॉमस माल्थस। पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। एक जाने माने डेमोग्राफर थे और उन्होंने जनसंख्या का संक्रमण या जनसंख्या ट्रांजिशन और फूड सिक्योरिटी के बारे में भी उन्होंने बताया है। एक बार फिर से उनकी इस थ्योरी को देखते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। इस तरह से अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि यहाँ पर हम संपन्न करते हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी सारी संकल्पनाएं आप समझे होंगे। इसके उपरांत भी यदि आपको इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, परेशानी हो, तो आप स्क्रीन पे जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क कीजिए। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि आप ऐसे ही सीखते रहेंगे और गृह में भी गृह कार्य करते रहेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और समय का सदुपयोग कीजिए। इसी आशा के साथ धन्यवाद।